दोस्तों, एल्बर्ट हुबार्ड एक अमेरिकन राइटर थे, पब्लिशर थे, आर्टिस्ट थे और फिलोसोफर थे। उनका एक कोट है, बी प्लेजेंट अंटिल 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द डे विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। जब आप सुबह उठे और ऑफ कोर्स जल्दी उठना है, राइट, अर्ली उठना है, और जब आप उठे तब से लेकर 10 बजे तक, 10 AM तक आपको खुश रहना है, प्लेजेंट मूड में रहना है। इतना आप अगर संभाल लेंगे तो बाकी का दिन जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेजेंट हो जाएगा, यानी कि आपका दिन जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर हमारा एक दिन अच्छा रहेगा और दूसरे दिन भी यही चीज़ हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो हफ्ता जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसे 4 हफ्ते आपके अच्छे गए तो आपका महीना अच्छा रहेगा। ऐसे 12 महीने आपके अच्छे रहे तो पूरा साल जो है वो आपका अच्छा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। आप कितनी सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर पाएंगे, जस्ट इमेजिन। और मूड जो होता है ना दोस्तों, वो हमारे हाथों में होता है। मूड के हाथों में हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली मूड जो है हमारा वो स्विंग करते रहता है। खुश होते हैं हम, फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसी वेव्स जो हैं अप एंड डाउन, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें हमारे मूड को कंट्रोल में रखते हुए, और कई बार ऐसा होगा कि आपका मूड सही नहीं होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि मूड जो है वो हमें ड्राइव नहीं करेगा, हम हमारे मूड को ड्राइव करेंगे। एंड यू विल फाइंड, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में मूड जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है। आज 26 नवंबर 2022 है। यू वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई हर्डल्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो फील फ्री टू राइट एन ईमेल। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है curiously@gmail.com। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किया है और मैंने आपको वॉइस नोट के माध्यम से रिप्लाई भी किया है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर मैं एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये सीरीज़ जो है इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपको एम्पावर करेगी, आपका सशक्तिकरण होगा। आप कुछ ऐसी चीज़ों को समझेंगे जिन चीज़ों को एक बार आप समझ गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, आप कैसे उनको फॉलो कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ये टेक्निक्स, ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपको सिखाई जाएगी ताकि आप उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और जैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी दोस्तों, आपके अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। यू विल बिकम बेसिकली अनबीटेबल। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। पुतिन्स एंड गेम बिगिंस विथ खैरसॉन, पायोनियर का ये आर्टिकल है। 30 सितंबर 2022 को व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, और इस ट्रीटी के माध्यम से रशिया ने यूक्रेन के 4 बड़े बड़े एरियाज, इसमें लुहांस्क, दोनेत्स्क, खैरसोन और ज़ेपोरिज्जिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये क्राइमिया है। ये तो क्राइमिया कब एनेक्स कर लिया था, कब अपने कब्जे में ले लिए थे रशिया ने? 2014 में। अब जब ये फरवरी 2022 में, 24 फरवरी 2022 टू बी प्रिसाइज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 फरवरी 2022, तो तब ये युद्ध की शुरुआत हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में, राइट। और कुछ समय के बाद ये 4 एरियाज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये खैरसोन है, ये ज़ेपोरिज्जिया है, दोनेत्स्क है और लुहांस्क है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो 30 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन साहब ने ये बता दिया कि ये रशिया का पार्ट हैं, और कह दिया कि ये यहाँ के लोग जो हैं वो रशिया के सिटीजन्स हैं फॉर एवर। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, दे आर रशियन सिटीजन्स फॉर एवर। अब क्या हुआ है, लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो ये है कि एक जनरल हैं, कमांडर हैं रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन के, इनका नाम है सरगेई
सुरोविकीन। तो सरगेई सुरोविकीन साहब जो हैं उन्होंने एक लाइव टीवी सेशन में ये बताया, और किनको बताया है? जनरल ऑफ द आर्मी और इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर हैं सरगेई शोइगु। तो उनको ये बताया, सरगेई शोइगु साहब को सरगेई सुरोविकीन ने ये बताया कि ये जो रीजन है, पर्टिकुलरली ये जो खैरसोन रीजन है, तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें सप्लाई करना जो है वो इम्पॉसिबल सा हो गया है। He stated that it was impossible to supply the city of Kherson and its defense would be futile. Futile का मतलब है कि it's not important, कि इस खैरसोन को डिफेंड करना जो है वो इतना कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है, या फिर ये कोई मतलब की बात नहीं है। और इस सिटी को चीज़ें सप्लाई करना जो है, खाने पीने की चीज़ें एक्सेट्रा, तो ये भी नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है। नॉट नियरली इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा है इम्पॉसिबल टू सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि रशिया का ये खैरसोन पर कंट्रोल जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने ये प्रपोज किया है, ही प्रपोज्ड ए मिलिट्री रिट्रीट। मतलब यह है कि रशियन फोर्सेस को खैरसोन जो है उसको आने वाले भविष्य में जल्द से जल्द इसका त्याग कर देना चाहिए। यानी कि हमारी मिलिट्री जो है, रशिया की मिलिट्री, उसको इस रीजन को छोड़ देना चाहिए। अब ये जो खैरसोन है वो निप्रो नाम की जो रिवर है, तो यहाँ पर बसा हुआ एक शहर है। तो ये नदी का नाम जो है वो आप याद रखिएगा, DNIPRO। शोइगु जो हैं, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि आपका जो असेसमेंट है उससे मैं एग्री करता हूँ। स्टार्ट विद द विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स एंड टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर द सेफ ट्रांसफर ऑफ पर्सोनल, वेपन्स एंड इक्विपमेंट अक्रॉस द निप्रो रिवर। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ट्रूप्स के विड्रॉवल की प्रोसेस जो है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। तो डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चलो इस खैरसोन को छोड़ देते हैं, इसका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या रशिया जो है वो थक चुका है? ये क्वेश्चन है। क्या यूक्रेन जो है उसकी यहाँ पर जीत हो रही है? ये भी एक प्रश्न उठता है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशंस हम लगा सकते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो इलीट एयरबोर्न फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर कोई भी चीज़ किए बिना ही अपनी जो पोजीशन थी उसको अबैंडन करना पड़ा। रशिया की फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं इस दिनों, तो उनको ये चीज़ जो है, ये रीजन जो है वो त्याग करना पड़ा। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है। तो जो मैंने अभी 2 प्रश्न बताया, ऐसे प्रश्न उठते हैं। द एडवर्स इम्पैक्ट इट मस्ट हैव हैड ऑन द मोरल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गेज। कि रशिया की जो फोर्सेस हैं, उनके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो लोग हैं, पर्सोनल जो हैं, तो उनका मोरल जो है वो कैसा हो गया होगा, आप सोचिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुतिन जो हैं वो ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया जो हैं वो पुतिन की वजह से नहीं, रशिया जो है वो मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसकी वजह से पीछे हट रहा है। तो वहाँ की जो फोर्सेस हैं उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए, एक सही लीडर, एक अच्छा लीडर जो है, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो बॉस थे, उनके जो लीडर थे, तो वो क्या करते थे कि अगर इसरो की जीत होती थी, अगर इसरो कहीं पर सक्सेसफुल होता था, तो जो लीडर थे वो ये कहते थे अब्दुल कलाम साहब को कि आप जाइए और प्रेस को एड्रेस कीजिए। अपने जो मैनेजर्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको कहते थे कि आप जाइए और प्रेस को अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और अगर मिशन अनसक्सेसफुल रहता है तो लीडर जो है वो जाकर एड्रेस करते हैं। मतलब समझे आप इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, तो अगर आपकी विक्ट्री होती है तो ये विक्ट्री आपकी नहीं है, ये विक्ट्री टीम की विक्ट्री है। और अगर आपकी हार होती है, इफ़ यू फेल, तो ये फेलियर जो है वो लीडर अपने कंधे पर, मीन्स ब्लेम जो है वो लीडर ले लेता है। ये लीडरशिप की एक क्वालिटी है। तो यहाँ पर पुतिन जो चीज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटी।
Some suggest that while this has indeed been a tactical defeat, Russia is winning strategically. कुछ लोग ये बता रहे हैं कि टैक्टिकल यानी कि मिलिट्री वाइज ये शायद रशिया की डिफीट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली रशिया जो है वो जीत रहा है. एनीवे, अब रशिया ने क्या कहा है कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि ये विंटर जो हैं, इस विंटर में वो गैस और ऑयल ये सारी चीज़ें यूरोप के उन देशों को सप्लाई नहीं करेंगे जो देश नेटो और उनके साथ मिले हुए हैं. तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि विंटर के टाइम पर आपको पता चलेगा, आपकी जब मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा, उस समय पर आपको पता चलेगा कि रशिया आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. और एनर्जी की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है यूरोप में, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ चुका है. और ये जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से रशिया ये चाहता है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन की यूनिटी जो है उस पर एक इम्पैक्ट आए, कि ये देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, लेकिन उनकी यूनिटी जो है वो टूट जाए और कुछ देश जो हैं वो रशिया की तरफ आ जाए या फिर न्यूट्रल हो जाए. तो ये कोशिश जो है वो रशिया अभी कर रहा है. इसके साथ वेस्टर्न यूरोप जो हैं, मीन्स ये यूक्रेन और दूसरे जो देश हैं, तो इनकी सिचुएशन कहते हैं ना Catch-22 वाली सिचुएशन हो गई कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं. तो एक तरफ रशिया है और एक तरफ नेटो है. नेटो यानी कि यूएसए और उनका ग्रुप. तो बीच में जो देश हैं उनको पहले फ़ायदा होता था कि रशिया से जो पाइपलाइन है वो निकलती थी. फॉर एग्जांपल यूक्रेन जो है उसको बहुत ज़्यादा रेंट मिलता था, भाड़ा मिलता था, क्योंकि रशिया की बहुत बड़ी पाइपलाइंस जो हैं वो यूक्रेन से होकर दूसरे देशों में जाती थी. फिर ये सारे इश्यूज होने लगे 2007-8 के समय पर. यूएसए ने ये कहा कि यूक्रेन जो है वो इसका नेटो का मेंबर बन जाए, और तब से धीरे धीरे रशिया ने क्या किया, रशिया ने यूक्रेन और इन देशों पर अपना डिपेंडेंस जो है वो कम कर दिया. और फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की. तो इससे क्या हुआ कि रशिया और जर्मनी डायरेक्टली एक पाइपलाइन के माध्यम से, नॉर्ड स्ट्रीम इसका नाम है, मैं थोड़ा अच्छे हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ ताकि वे स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनको एग्जैक्टली पता चल जाए. इट्स कॉल्ड नॉर्ड स्ट्रीम. तो 2 पाइपलाइंस है, पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 बनाई गई, उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2. अब ये जो 1 है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जर्मनी की कंपनीज हैं, रशिया की कंपनीज हैं, दूसरे देशों की कंपनीज ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए. नॉर्ड स्ट्रीम 2 है तो ये कम्प्लीटली रशिया ने इसका खर्च उठाया है. तो इट्स लाइक रशिया जो है वो होम डिलीवरी देना चाहता है आपको गैस और ऑयल इन सारी चीज़ों की. तो क्योंकि ये नॉर्ड स्ट्रीम्स आ गई तो यूक्रेन जो है वो बाईपास हो गया. तो यूक्रेन को जो पैसे मिल रहे थे पहले गैस सप्लाई के, वो पैसे जो हैं वो अब नहीं मिल रहे हैं. और धीरे धीरे यूक्रेन का झुकाव जो नेटो की तरफ थोड़ा बढ़ा, तो फिर रशिया भी उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं था. इट वाज लाइक रशिया वाज नॉट हैप्पी विद यूक्रेन्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स NATO, particularly USA. Western Europe was staring down the barrel of Soviet guns for nearly 50 years following World War II. विश्व युद्ध 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोप हैं उसकी चिंता ये थी कि रशिया अगर ताकतवर हो जाएगा, मीन्स कोल्ड वॉर के समय की बात है, यूएसएसआर उस समय पर था, तो यूएसएसआर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था. तो वेस्टर्न यूरोप के देश जो हैं वो चिंता कर रहे थे कि कभी भी रशिया जो है वो हमला कर देगा, दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में ले लेगा. फिर 1991 में यूएसएसआर जो हैं तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया, और फिर रशिया थोड़ा कमज़ोर हो गया था. फिर उसके बाद रशिया जो है वो व्लादिमीर पुतिन उसके प्रेसिडेंट बने, और फिर से रशिया जो है वो धीरे धीरे ताकतवर बनने लगा. तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये साबित करना चाहते हैं कि रशिया जो है ये खास करके ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं उनका एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि वेस्ट जो हैं, वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज यूएसए, पर्टिकुलरली नेटो जो हैं, तो नेटो से उनको कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होगा. नेटो जो है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते. इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. एंड सेम थिंग गोज़ विद नेटो. नेटो ये करना चाहता है कि रशिया जो है वो रिलायबल नहीं है, कभी भी आप पर अटैक करेगा, कभी भी आपको अपने कंट्रोल में ले लेगा.
तो आप हमारे साथ रहिए एंड थिंग्स लाइक। तो ये टग ऑफ वॉर जो है यहाँ पर चलता रहता है। अभी रिसेंटली एस जयशंकर साहब जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो रशिया गए थे और वहाँ पर एनर्जी सप्लाईज़ की बात हुई। इसी के साथ जो अमेरिकन्स हैं, यूएसए जो हैं वो ये चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से थोड़ा दूर चला जाए। ना विनो के रशिया हमारा एक बहुत ही पुराना मित्र देश है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब भारत जो है वो किसी एक पर्टिकुलर देश पर रिलाई नहीं करना चाहता है। भारत जो है वो अपनी डिफेंस की सप्लाईज इन द सेंस जो इंपोर्ट हम करते हैं, तो हम अलग अलग देशों से अब इंपोर्ट कर रहे हैं। हम यूएसए से भी कुछ सामान मंगवा रहे हैं, रशिया से मंगवा रहे हैं, इसराइल हैं, यूके हैं, फ्रांस, जर्मनी। तो अब हमने हमारा पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी डाइवर्स कर दिया है। तो हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी अच्छे हैं, यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे नहीं है, एज वी ऑल नो। तो अब क्या हो रहा है कि रशिया और चाइना जो हैं इनकी एक पार्टनरशिप हो चुकी है। तो यही चीज़ जो है वो रशिया को भारत को भी मीन्स महसूस करवानी होगी, भारत को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि फ्यूचर में अगर आपका कोई भी इश्यू चाइना के साथ होता है तो रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ा रहेगा। एंड यहाँ पर यही चीज़ जो है वो इंडिया भी करना चाहता है कि यूएसए और रशिया के बीच में इश्यू चल रहा है, लेकिन भारत जो है वो किसी एक खास करके यूएसए का पक्ष नहीं लेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड सेम थिंग गोज विथ दिस यूएसए एज वेल, कि अगर यूएसए और रशिया के बीच में कुछ चल रहा है तो भारत जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो हम एक बैलेंस लेकर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो अभी रशिया में है, जो अभी हमने डिस्कस की। वॉट द मीजल्स आउटब्रेक इन इंडिया रिवील्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दोस्तों, मुंबई में मीजल्स जो है इसका आउटब्रेक हुआ है और ये पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चिंता का विषय है। 200 केसेस पिछले 2 महीनों में हमें देखने को मिले और इसमें 13 छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनकी जान चली गई। पिछले साल या फिर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो 2021 में क्या हुआ था, सिर्फ 10 केसेस देखने को मिले थे और सिर्फ एक मृत्यु हुई थी। 2020 में 29 केसेस देखने को मिले थे लेकिन किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी। और 2019 में 37 केसेस हमें देखने को मिले थे लेकिन सिर्फ 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर आंकड़े जो हम मृत्यु के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये चिंता का विषय है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इश्यू ये हुआ है कि मीजल्स जो है, जो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो एक टीकाकरण किया जाता है, बच्चों को टीके दिए जाते हैं, तो पेंडेमिक के टाइम पर यह टीकाकरण या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। गवर्नमेंट का डेटा यह कहता है कि मुंबई में लगभग 41% जितने जो एलिजिबल बच्चे हैं इनका इनोक्यूलेशन टाइम पर नहीं हुआ, इनका इनोक्यूलेशन ही नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ क्योंकि कोविड चल रहा था तो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आशा वर्कर्स जो हैं तो वो पेंडेमिक में फोकस्ड थे, कोविड-19 को लेकर फोकस थे। और इसके साथ साथ वैक्सीन हेजिस्टेंसी जो चल रही थी कि सेकंड डोज मीन्स पहला डोज लेने के लिए लोग नहीं जा रहे थे, उसके बाद दूसरा डोज, अब जो बूस्टर डोज है तो वो तो बहुत सारे लोगों ने लिया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में हमारे आशा वर्कर्स और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इससे जूझ रहे थे, तो उनका फोकस जो है वो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये भी हुई कि जो पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट जैब दिया जाता है बच्चों को, तो उसके बाद उनको थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है बच्चों को। दैट मीन्स द वैक्सीनेशन इज़ वर्किंग, वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रही हैं। लेकिन फिर पेरेंट्स जो है वो डर गए कि बच्चों को तो बुखार आ रहा है, तो फिर पेरेंट्स जो है वो सेकेंड डोज के लिए, मीजल्स और इसके टीकाकरण के लिए फिर जाते नहीं हैं। In the past, health departments in most parts of the country would anticipate the worries of parents and find ways to reassure them. पास्ट में क्या होता था कि अगर कोई ऐसा फीवर आ गया तो पेरेंट्स जो है वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब इन द सेंस वो चिंतित हो गया, तो फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनको समझाता था कि इट्स वेरी नेचुरल थिंग, अगर बच्चे को फीवर आ रहा है दैट मीन्स कि वैक्सीन जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन अब उतने ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि फोकस जो है वो कहीं और चला गया था, तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो नहीं हो रही और पेरेंट्स जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पार्ट अपने बच्चों को लेकर नहीं आ रहे, तो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन इट।
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, तो इसकी वजह से वैक्सीन कवरेज इम्प्रूव हुआ है और दो शॉट्स के बीच में जो समय होता है, जो डिलेज होता है, तो उसको भी कम किया गया है। लेकिन WHO और यूनिसेफ का कहना ये है कि लो और मिड इनकम कंट्रीज जो हैं, तो इसमें DPT और मीजल्स के जो डोजेस दिए जाते हैं, तो पिछले 2 सालों में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हैं, ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो चुका है। मेन रीज़न इज ऑफ कोर्स कोविड-19। नेशनल हेल्थ मिशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ये कहता है कि लगभग 1 लाख जितने हमारे देश के जो बच्चे हैं, तो उनको ये डोजेस नहीं मिले बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और एक्सपर्ट्स ने बार बार ये कहा है कि अगर 5% जितने बच्चे जो हैं उनको भी अगर वैक्सीनेशन नहीं मिलती हैं, तो भी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डिसरप्ट हो सकती हैं और आउटब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यही चीज़ जो है वो हमें मुंबई में देखने को मिली। इसी के साथ साथ रांची, अहमदाबाद, मल्लापुरम, ये सारी जगहों पर भी पिछले हफ्ते हमें मीजल्स के केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी जगहों पर अपनी स्पेशल टीम जो है वो भेजी है ताकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की सहायता हो सके। तो वी हैव टू बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ के हर बार ऐसे इमरजेंसी मेजर्स के तौर पर हमें चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहिए। हमें हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मीन स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन कोविड की वजह से ये डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसा जो है वो फ्यूचर में ना हो, इसको लेकर हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बेसिकली वी नीड टू डू मोर टू इंश्योर दैट कि कोई भी बच्चा जो है वो इसमें बाकी ना रहे। बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व्ड क्विकली, तो हिंदू का ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देख लेते हैं। तो 7+1 इसको, ये 7 सिस्टर्स हैं, +1 करे तो सिक्किम भी इसका पार्ट बन जाता है। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं, राइट। 7+1, सिक्किम इज +1। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसाम की। आप देखिए, आसाम में से ही अरुणाचल प्रदेश बना, ये जो मेघालय है वो भी इसी से बना है। तो ये एक लंबी बॉर्डर आप देख सकते हैं शेयर करता है मेघालय आसाम के साथ, राइट। आसाम बहुत सारे स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश हैं, नागालैंड हैं, देन यू कैन सी मणिपुर हियर, यू कैन सी मिजोरम हियर, यू कैन सी त्रिपुरा, राइट। तो इन सारे अलग अलग राज्यों के साथ आसाम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। इस मैप को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। 22 नवंबर को क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि मेघालय और आसाम के जो मेघालय के 5 विलेजेस और आसाम के फॉरेस्ट गार्ड जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। एक फॉरेस्ट गार्ड की मृत्यु हो गई आसाम के, और 5 मेघालय के विलेजर्स की मृत्यु हो गई, और 2 लोग जो हैं वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। फायरिंग इंसिडेंट हुआ बॉर्डर एरियाज़ पर। और आसाम सरकार का कहना ये है कि फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं ये इलीगल टिम्बर की जो स्मगलिंग हो रही थी तो उसको इंटरसेप्ट किया, और फिर जो लोग स्मगलिंग कर रहे थे उन्होंने आसाम गार्ड्स जो हैं, आसाम गवर्नमेंट के गार्ड्स जो हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स, तो उन पर अटैक कर दिया। तो आसाम सरकार का कहना यह है कि जब ट्रक को रोका गया तो वहाँ पर मिसक्रिएंट्स जो हैं उन्होंने वायलेंस और ये सारी चीज़ें कर दी, और फिर आसाम के गार्ड्स जो हैं उनको हथियार उठाने पड़े। मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि आसाम पुलिस और आसाम फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं वो मेघालय में एंटर हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की। तो यहाँ पर तू मैं जैसी सिचुएशन जो है वो चल रही। दोनों राज्यों के वर्जन्स जो हैं वो अलग हैं, और मिसट्रस्ट यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आता है। आसाम और मेघालय जो हैं उनके बीच में 5 दशक पुराना बाउंड्री डिस्प्यूट है, और मेघालय जो है वो आसाम से बना 1970 में। इसको अलग ऑटोनॉमस रीजन था बेसिकली, और 1972 में मेघालय जो है ये एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। मार्च में आसाम और मेघालय के बीच में जो टोटल 12 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो इसमें से 6 जो हैं उसको सॉल्व कर दिया है उन्होंने। बाकी के जो 6 हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशन जो है वो होने वाली थी, लेकिन अब ये इश्यू हो गया तो मुझे लगता है कि अब और थोड़ा वक्त जो है वो इसमें लगेगा। आसाम राज्य जो है इसके अलग अलग राज्यों के साथ जो आसाम में से बनाया गया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, तो इन सभी के साथ थोड़े बहुत बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो एक लंबे समय से चलते आए हैं।
और लास्ट ईयर पुलिस फोर्स जो है आसाम और मिज़ोरम की, तो उनके बीच में भी क्लैश हुआ था। तो इस बार हमें आसाम और मेघालय के लोगों के बीच में क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, तो कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स में मृत्यु हुई है। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, उन्होंने आसाम को कहा है कि आप एक लीड लीजिए, क्योंकि आसाम एक बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप एक लीड लीजिए और सारे जो अलग अलग राज्य हैं जिनके साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, तो जो कॉलोनियल मैप्स हैं तो उनको, और लेटेस्ट मैप्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए, लोकल कम्युनिटीज़ और उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कीजिए। ट्रेडिशनल हंटिंग, ग्रेजिंग एंड फार्मिंग ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिटीज़ गॉट डिवाइडेड बाय मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एट मैनी प्लेसेस। क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल हंटिंग और ग्रेजिंग और फार्मिंग ग्राउंड्स हैं यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों का, तो वो डिवाइड हो गया। कोई लोग लेट्स से कि ये बॉर्डर है तो यहाँ पर रहते थे, लेट्स से यहाँ पर रहते थे, अब ये रीजन जो है तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो आसाम में चला गया, कुछ पार्ट जो है वो मेघालय में चला गया। तो ये तो आते जाते रहते थे, इनका तो ट्रेडिशनली ये चल रहा था पुराने ज़माने से, लेकिन मॉडर्न बाउंड्री लाइंस जो हैं तो उन्होंने इनको ऐसे डिवाइड कर दिया है। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो मीन्स ट्रेडिशंस और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इनको सॉल्व करना चाहिए। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अलग से राज्य की मांग और ये सारी चीज़ें होती है और एक लंबा समय जो है इसमें चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक देश के कुछ राज्य एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। और बीजेपी जो है यहाँ पर एक डोमिनेंट पार्टी है, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि एक तरफ कांग्रेस है और बीजेपी इसलिए इश्यू हो रहा है। एक ही पार्टी यहाँ पर डोमिनेंट है और या फिर उनके एलाइज जो हैं वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। बट अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। उनको स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाकर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देश के संपन्न राज्य कम मजदूरी क्यों देते हैं? इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। ताज़ा आंकड़ा यह कहता है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में इस वर्ष सबसे आगे हैं और इस पैमाने पर केरला उससे 20% कम है। फिर भी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में मजदूरों को केरल के मुकाबले आधी मजदूरी दी जाती है। कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा आगे हैं, लेकिन जो केरला उनसे पीछे हैं। लेकिन केरला में जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा मजदूरी मिलती है कंपेयर टू हरियाणा। तो ये सिचुएशन जो है वो ये दिखाती है कि हमारे देश में जो एक मिनिमम वेज का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हुआ है। अगर केरल जैसा राज्य कम आय और कम जीडीपी के बावजूद अपने मजदूरों को शोषण से बचा सकता है, तो देश के अन्य राज्यों के कानून क्यों नहीं बचा सकते? और केरला में कोरोना की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ था, फिर भी केरला ने मिनिमम वेज जो है उसको नहीं छोड़ा। आरबीआई की रिपोर्ट यह कहती है कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर जितना निर्माण कार्य नहीं करते हैं उससे ज़्यादा तमिलनाडु अकेला निर्माण कार्य करता है। और ये तीनों राज्य की आबादी आप देखेंगे इंडिविजुअली तो 7-8 करोड़ इन तीनों राज्य की पॉपुलेशन है। उद्योग लगाने में टॉप के 10 राज्यों में 8 उत्तर भारत के हैं और यूपी जो है वो दूसरे स्थान पर हैं, एमपी चौथे स्थान पर और झारखंड जो है वो 5वें स्थान पर हैं। तो उत्तर भारत के राज्य भी अब समझ गए हैं कि उद्योग विकास की पहली शर्त है। उद्योग लगेंगे तो रोजगार और श्रमिकों को बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा और जब उनको एक फिक्स इनकम मिलेगी तो फिर वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, भोजन, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अर्थचक्र जो है वो घूमने लगेगा। तो झारखंड में अब उद्योग लगने लगे हैं, तो यही चीज़ जो है वो पड़ोसी राज्य भी सीख सकते हैं और बेसिकली मिनिमम वेज जो है इन पर सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। कि अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं, लेट्स से कि 500 रुपीज़ पर डे मिनिमम वेज रखा गया है, तो आप 550 दे रहे हैं तो दैट्स ओके, लेकिन 499 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू फॉलो। व्हाट अबाउट दिल्ली? क्वेश्चन मार्क है पायोनियर का ये आर्टिकल। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आप अपने अपने सिटीज़ को भी इसमें देख लीजिए। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली का, एमसीडी, उसके इलेक्शंस होने वाले हैं एंड एमसीडी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। अब
एमसीडी इलेक्शन जो हैं ये पहली बार ऐसे हो रहे हैं कि 3 जो एमसीडीज थे तो उनको मर्ज करके एक एमसीडी बना दिया गया है। तो उसके बाद ये पहला इलेक्शन है और 20 मिलियन सिटीजन्स दिल्ली के हैं और अराउंड 1.46 करोड़ लोग जो हैं वो वोट करेंगे। टोटल 2021 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। अब बीजेपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप जो है वो एक मौका केजरीवाल को ये कैच फ्रेज जो है वो यूज़ कर रहा है। लेकिन कोई भी पार्टी जो है इस बात की बात नहीं कर रही है कि रोड टूटे फूटे रोड, ओवरफ्लोइंग गटर्स, इनको कब फिक्स किया जाएगा, कैसे फिक्स किया जाएगा। रेसिडेंट्स जो है खास करके ईस्ट दिल्ली के, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर लॉगिंग इश्यू हो जाता है रेनी सीजन में। और यहाँ पर दिल्ली की बात नहीं है, राइट। आप अपने अपने सिटीज़ जो से मैंने आपको बताया ना कि आपके सिटी के क्या इश्यूज़ हैं, आप खुद देखिए और देखिए कि जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन के टाइम पर अपने अपने लीडर्स को प्रोजेक्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो राइट प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं करती है। ब्रोकन रोड्स, वाटर लॉगिंग, गार्बेज मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग सारे शहरों में हमें देखने को मिलती हैं। और रेसिडेंट्स जो हैं वो भी अब थोड़े बहुत ऊब चुके हैं कि उनको प्रॉपर सर्विस जो है वो नहीं मिली है। तो 7 दिसंबर को पता चलेगा। देखते हैं कि कौन किसको वोट देता है, कौन जीतता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि कौन ऐसा लीडर या फिर कौन सी ऐसी टीम आएगी जो लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग, मॉस्किटो कंट्रोल, क्लीनिंग ऑफ लेन्स, गार्बेज कलेक्शन, रोड्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। एयर पोल्यूशन है। तो इन सारी चीज़ों पर कौन काम करेगा, ये अब हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल संडे है तो कल यह लेक्चर नहीं आएगा। अब हम मिलेंगे मंडे को। और जो नई सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया तो इस पर जोर शोर से मैं काम कर रहा हूँ। होपफुली जल्दी आपके लिए लेक्चर जो है वो मैं लेकर आऊँगा और लेक्चर्स जो हैं वो नई सीरीज़ के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।